नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। विधानसभा चुनाव 2014 में आपका स्वागत है। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, इसलिए वक्त विधानसभा चुनाव के प्रचार की समीक्षा का है। इन चुनावों में प्रचार के नए ट्रेंड बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभाओं का रिकॉर्ड बनाया। पहले कभी भी एक प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव में अपनी प्रतिष्ठा ऐसे दांव पर नहीं लगाई। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी कई अनहोनी की। अमित शाह की आक्रामकता और बेबाकी ने भाजपा को नए मुहावरे दिए। उधर सजा याफ्ता ओम प्रकाश चौटाला ने अपने प्रचार में चौंकाने वाली बातें कही। हरियाणा में जुबानी जंग में व्यक्तिगत हमले हुए तो महाराष्ट्र में सभी नेता प्रधानमंत्री की कैंपेनिंग से परेशान थे। इन चुनावों के प्रचार में कुल मिलाकर मोदी बनाम बाकी सबकी लड़ाई की ध्वनि निकली है। प्रचार में भरपूर खर्चा हुआ तो सभी तरह के साधनों और मीडिया का भी जलवा रहा। छोटी क्षेत्रीय पार्टियों ने सोशल मीडिया का उपयोग किया। आज इस पर चर्चा है, पर यह चर्चा बाद में होगी। उससे पहले कुछ चुनावी कानाफूसी देखी सुनी जाए। क्या महाराष्ट्र के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर भाजपा को सरकार बनाने लायक बहुमत मिलता है तो बहुत संभावना इस बात की है कि विदर्भ के इलाके से आने वाले 42 साल के फडणवीस को कमान मिले। बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी प्रदेश की राजनीति में लौटना नहीं चाहते हैं, इसलिए फडणवीस के नाम को ताकत मिली है। असल में नितिन गडकरी और दिवंगत गोपीनाथ मुंडे दोनों ने मिलकर फडणवीस को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था। साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी फडणवीस को पसंद करते हैं और संघ का भी उनके प्रति सद्भाव है। वे नागपुर के रहने वाले हैं, जहां संघ का मुख्यालय है। भाजपा फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर विदर्भ के गैर मराठा को शीर्ष पद देने का मैसेज देगी। हालांकि उनके अलावा भी कई नेताओं की दावेदारी है। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे के बारे में भाजपा के कई बड़े नेताओं ने प्रचार के दौरान संकेत किया है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह भाजपा के नेता एकनाथ खड़से और विनोद तावड़े भी दावेदार हैं। तावड़े तो इस दावेदारी की वजह से ही जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा का समर्थन इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? भाजपा इससे पहले कभी हरियाणा के चुनाव में ऐसे नहीं लड़ी थी, इसलिए डेरों के समर्थन का सवाल नहीं उठा था। लेकिन इस बार भाजपा सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, सो डेरों का और खासकर सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा का समर्थन बहुत अहम है। इससे पहले पंजाब के एक चुनाव में कांग्रेस को डेरा सच्चा सौदा का समर्थन मिला था, लेकिन उसके बाद डेरे ने खुलकर किसी का समर्थन नहीं किया है। भाजपा को समर्थन मिलने की अटकलें इस वजह से तेज है क्योंकि सिरसा की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार डेरा सच्चा सौदा का नाम लिया। उन्होंने सिरसा को डेरा सच्चा सौदा की धरती बताया। इससे पहले प्रदेश के चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय कई उम्मीदवारों को लेकर डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम से मिलने गए थे। हालांकि कांग्रेस के भी कई नेता डेरा प्रमुख से मिले हैं, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि डेरा प्रमुख को अपनी राजनीति विंग से भाजपा की मजबूती की रिपोर्ट मिली है, इसलिए उनका समर्थन भाजपा को मिल सकता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह खूब रैलियां की हैं, लेकिन उनकी रैलियों को लेकर नेताओं, कार्यकर्ताओं और यहां तक कि मीडिया के लोगों में भी उत्साह नदारद दिखा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के ज्यादातर उम्मीदवार सोनिया गांधी की रैली कराना चाहते थे। राहुल की रैलियां पार्टी प्रभारी और केंद्रीय नेतृत्व की ओर से तय कराई गई। ऊपर से जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कह दिया कि राहुल गांधी प्रचार करने आ गए तो भाजपा की चिंता खत्म हो गई है। तब कांग्रेस के नेता और निराश हुए। बहरहाल चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी की दिल्ली से सटे हरियाणा के कुछ इलाकों में हुई रैली को कवर करने के लिए पत्रकारों को लेकर जाने का बंदोबस्त किया गया था। कांग्रेस के प्रबंधकों ने 2 बसों का बंदोबस्त किया था जिनमें पत्रकारों को ले जाना था, लेकिन एक बस में जाने लायक भी पत्रकार जमा नहीं हुए। पहली बस में 1 दर्जन के करीब पत्रकार गए और दूसरी बस में उनकी संख्या इससे भी कम थी। इससे हरियाणा में कांग्रेस के हालात का अंदाजा भी लग रहा है। अब विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने बताने वाली इन सुर्खियों पर गौर करें। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम थम गया। हरियाणा विधानसभा की 90 और महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर मतदान 15 अक्टूबर को होंगे। वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव से पहले भाजपा, कांग्रेस, इनेलो, शिवसेना और एनसीपी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा की ओर से दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। वहीं कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी दोनों राज्यों में कई रैलियां की। हरियाणा में मुख्य मुकाबला कांग्रेस, भाजपा और इनेलो के बीच है, जबकि महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला कांग्रेस, भाजपा, एनसीपी, शिवसेना के बीच है।
ओम प्रकाश चौटाला वापस दिल्ली के तिहाड़ जेल में पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बताकर वोट मांगना बंद नहीं किया है। प्रचार के आखिरी दिन तक उनके नेताओं ने कहा कि सजा होने पर विधायक का चुनाव लड़ने पर रोक है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने पर रोक नहीं है। ऐसे बयान देकर इनेलो नेताओं ने जाट मतदाताओं को मैसेज दिया कि बहुमत मिला तो चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। योग गुरु बाबा रामदेव इस बार हरियाणा में भाजपा के प्रचार में नहीं दिखाई दिए। हरियाणा में उनका घर है, कई जगह आश्रम हैं और उनके योग शिविर लगते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने खूब प्रचार भी किया था, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार से वे नदारद दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि भाजपा की ओर से उनको प्रचार के लिए नहीं कहा गया, इसलिए वे भी सक्रिय नहीं हुए। भाजपा के कई नेताओं का कहना है कि उनके प्रचार से कुछ इलाकों में फायदा हो सकता था। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गजब सद्भाव दिखाया। 12 तारीख को ठाणे में नरेंद्र मोदी की रैली होनी थी। उनके लिए भाजपा ने सेंट्रल मैदान बुक कराया था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने वहां रैली से इनकार कर दिया। तब एनसीपी ने आगे बढ़कर अपनी सभा का मैदान छोड़ने का प्रस्ताव दिया। एनसीपी ने हाईलैंड गार्डन मैदान 11, 12 और 13 अक्टूबर के लिए बुक कराया था, लेकिन 12 अक्टूबर को उसने मोदी की रैली के लिए मैदान छोड़ दिया। पवार की पार्टी के इस सद्भाव से कई किस्म की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद चुनावी हिसाब किताब की गणित होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा और महाराष्ट्र में यो नेताओं और पार्टियों का सीधे जनसंपर्क पर जोर रहा है। भूपिंदर सिंह हुड्डा चौटाला से लेकर शरद पवार, राज ठाकरे आदि लगातार रोड शो के अंदाज में घूमते रहे। कांग्रेस ने क्योंकि अपने 2 मुख्यमंत्रियों को कमान दी हुई थी, इसलिए इन्होंने भी बहुत मेहनत की। चुनाव के प्रचार में छत्रप, स्थानीय मुद्दों, जात पात के वोटों को रिझाने की कोशिश करते रहे, तो भाजपा ने ठीक उलट राष्ट्रीय मुद्दों और प्रधानमंत्री मोदी पर चुनाव लड़ा। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें चुनावी गणित का यह हिसाब। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार बंद हो गया है। सो अब प्रचार के तौर तरीकों की समीक्षा हो रही है और चुनाव नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है। दोनों राज्यों के चुनाव प्रचार से कई नए ट्रेंड निकले हैं। एक तरफ कांग्रेस और दोनों प्रदेशों की क्षेत्रीय पार्टियों का प्रचार रहा, तो दूसरी ओर भाजपा का प्रचार रहा। भाजपा ने राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पर चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर चुनाव प्रचार किया और केंद्र सरकार के कामकाज के आधार पर वोट मांगा। दूसरी ओर कांग्रेस ने हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के चेहरे पर ही दाव लगाया। प्रादेशिक क्षत्रपों के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, तभी इंडियन नेशनल लोकदल ने जेल में बंद ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांगा। कुलदीप बिश्नोई अपनी पार्टी की ओर से सीएम के दावेदार हैं। महाराष्ट्र में पवार परिवार और ठाकरे परिवार ने अपने नाम पर वोट मांगे। इस बार के चुनाव प्रचार की एक खास बात यह रही कि नेताओं के ऊपर निजी हमले भी खूब हुए। नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने सहयोगी रहे ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। इससे चौटाला इतने आहत हुए कि उन्होंने तिहाड़ जेल के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मोदी जो भाषा बोलते हैं उससे नहीं लगता कि वे गुजरात के हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह नेताओं ने पुराने सहयोगियों का लिहाज नहीं किया और एक दूसरे पर हमला किया। मोदी ने शिवसेना पर हमला नहीं किया, लेकिन शिवसेना ने उन्हें और भाजपा को जमकर निशाना बनाया। इस बार के चुनाव प्रचार में एक खास पहलू युवा नेतृत्व, महिलाओं का प्रचार और सोशल मीडिया का रहा। हरियाणा में चौटाला के पोते दुष्यंत कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने प्रचार किया, तो महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे ने शिवसेना के प्रचार में खूब मेहनत की। इन युवाओं की वजह से प्रचार में सोशल मीडिया का भी जमकर इस्तेमाल हुआ। मतदाताओं तक पहुंचने का कोई माध्यम पार्टियों ने नहीं छोड़ा। सभी नेताओं के परिवार की महिलाओं ने भी इस बार जमकर प्रचार में हिस्सा लिया। अब इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार रेणु मित्तल से बात करते हैं। साथ में मेरे सहयोगी अजीत द्विवेदी भी है। रेणु, इन विधानसभा चुनावों का प्रचार आज खत्म हो गया है। इस प्रचार में पिछले 1.5-2 महीने के अंदर किस तरह का माहौल रहा? ये प्रचार पिछले चुनावों के मुकाबले में किस तरह अलग हुए? देखिए, जैसे लोकसभा का प्रचार में बहुत ज़्यादा एक एक्रिमोनी थी, एग्रेशन था, एक नाराज़गी थी एक दूसरे को लेके। इन विधानसभा चुनाव में भी यही दिखने को मिल रहा है। जो पुराने दोस्त थे वो अब दुश्मन हो गए और सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपने हरियाणा में अगर देखेंगे तो बीजेपी ने जो गठबंधन था पुराना वो टूट गया। चौटाला अलग लड़ रहे हैं, बिश्नोई अलग, कांग्रेस अलग। तो जितने भी पार्टीज हैं वो सब अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और नो होल्ड्स बार्ड बैटल है। सबको पूरी तरह से अटैक कर रहे हैं कि मोदी कह रहे हैं कि क्या चुनाव, क्या मतलब हरियाणा किसी ने एक दूसरे को बख्शा नहीं है। और एक माहौल है कि भाई, जैसे कि हमने पहले कहा, लोकसभा में कहा था ये बात कि क्या ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। उसी अंदाज में यही चुनाव लड़ा जा रहा है कि जहां लग रहा है बीजेपी को कि मोदी जी को लगता है कि मुझे अपना मैजिक प्रूव
करने के लिए वोट लाना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो सिंगल लार्जेस्ट नहीं हुई या मेजॉरिटी नहीं आई तो उनका जो अंदर पार्टी के अंदर जो माहौल है उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो उसको लेके वो एक डेस्परेशन है कि बहुत सारे वहाँ पर भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब कांग्रेस में वो अपना एंटी इनकम्बेंसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। चौटाला को लगता है कि ये एक अच्छा मौका है जब मैं अपने आप को वापस असर्ट करता हूँ। उनका तो एजेंडा ये है कि जेल से मैं निकलूं। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव है जहां हर आदमी दूसरे पे अटैक कर रहा है। अजीत, ये जो कहा रहे कि ये चुनाव ऐसे है जैसे कि बाकी पार्टियों का मानना है कि जैसे अब और ये आखिरी चुनाव है और कभी चुनाव नहीं होगा, आगे नहीं होगा, उस अंदाज में करो मरो वाला जो ये अंदाज है, उस अंदाज में प्रचार को लेकर पार्टियों की क्या रणनीति रही है मोटे तौर पर? प्रचार में भी यही रणनीति रही, क्योंकि एक तो देर से नरेंद्र मोदी देर से प्रचार में आए, उनके विदेश दौरे थे और वो देर से उन्होंने शुरू किया, इसलिए प्रचार बंद होने तक उन्होंने ढेर सारी रैलियां करनी थी उनको, उन्होंने की। लेकिन एक मामले में ये ठीक है, उस तरह से लड़ाई हुई, एक्रिमोनी बहुत रही, लोगों ने किसी को बख्शा नहीं। लेकिन ये सही है कि नरेंद्र मोदी ने संयम बरता अपने पुराने सहयोगियों पर दोनों जगह। उन्होंने हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई या उनकी पार्टी के ऊपर अटैक नहीं किया, महाराष्ट्र में उन्होंने राज ठाकरे को कोई तवज्जो नहीं दी या उन पर कुछ नहीं बोला, और उद्धव ठाकरे के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन बाकी किसी को, जो कांग्रेस, उनके मेन मुख्य निशाने पर कांग्रेस रही, क्योंकि दोनों जगह उसी की सरकार रही थी, एनसीपी उनके निशाने पर रही और जो उनका पुराना सहयोगी पार्टी थी इनेलो वो निशाने पर रही। तो एक्रिमोनी हुई, लेकिन उन लोगों के बीच में नहीं हुई जो नरेंद्र मोदी ने कम से कम अपनी तरफ से ये संयम बरता कि वो अपने सहयोगियों को नाराज न करें। नहीं, चुनाव के बाद की वो राजनीति भी देख रहे होंगे शायद। नहीं, ये क्या ये नहीं लगता है कि कांग्रेस और एनसीपी में उस मुकाबले में बहुत ज्यादा तल्खी के साथ में एक दूसरे को निपटाने का काम ज्यादा हुआ है? हाँ, देखिए, कांग्रेस और एनसीपी में एक बिटरनेस आ गई है। सोनिया गांधी ने जैसे कहा कि शरद पवार जो बात बोल रहे हैं वो गलत है, हमारी वजह से ये गठबंधन नहीं टूटा है, तो कांग्रेस एनसीपी को ब्लेम कर रही है, एनसीपी कांग्रेस को ब्लेम कर रही है। और ये जो है चुनाव की जो रैलीज हैं और जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें पूरी तरह आ रहा है। पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे बीजेपी को अटैक कर रहे हैं, भले ही मोदी उस तरह से नहीं कर रहे हो, लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों का तो बहुत अफजल खान बुलाना और जिस तरह से वो उन्होंने कहा कि ये सब बेकार की बात है कि ये लिहाज है उनको बाल ठाकरे का, राज ठाकरे कह रहे हैं कि नहीं, दोनों भाई फिर इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये लगता है कि चुनाव के बाद अगर किसी भी पार्टी का मेजॉरिटी नहीं आया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एकदम से वापस इकट्ठा होना, क्योंकि ये पॉलिटिक्स जो है अब अलग ही टर्न ले रही है। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हरियाणा और महाराष्ट्र में जैसा चुनावी प्रचार हुआ है वह आगे होने वाले विधानसभा चुनावों का पैरामीटर होगा। हरियाणा में छोटी पार्टियों का जो प्रचार और अंदाज रहा, उससे झारखंड की छोटी पार्टियों के लिए बहुत कुछ सीखने को है। लोकदल जैसी पार्टी ने एक तरफ सोशल मीडिया का उपयोग किया तो दूसरी ओर जाति के वोटों में अपील के पुराने नुस्खे अपनाए। इसी पर अब आगे और बात करते हैं। रेणु, इन चुनावों के और पहलू क्या, चुनाव में प्रचार के और नई दिलचस्प बातें क्या क्या है? देखिए, एक तो जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी में जो यंगर लीडरशिप है, जैसे कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा है, वो यहाँ पर एआईसीसी के जो राहुल गांधी ने एक सेल बनाई थी सोशल मीडिया के लिए, उसके वो इंचार्ज थे। तो ये जो टेक्नोलॉजिकली सैवी यंग मैन और वुमेन है, ये जब पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से चुनाव लड़ते हैं, और आपने देखा चौटाला फैमिली भले ही पुराने वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हो रहा, पर उनका जो यंगर जनरेशन है या बिश्नोई है या या बाकी लोग हैं, महाराष्ट्र में भी हो रहा है और हरियाणा में भी देखने को मिला। इसका सचमुच में वहां की जो पुरानी जो जात पात वाली राजनीति है, ये तमाम जो लोकल इश्यू है, उसमें ये सोशल मीडिया, ट्विटर या ये जो नए नुस्खे कितने उसका उपयोग हुआ है? लोकसभा चुनाव में बहुत असर हुआ था, उसी वजह से विधानसभा चुनाव में सबने, आज मैं कई लोगों का नाम लिया, रेणु जी ने, आदित्य ठाकरे हैं 24 साल के, जो उद्धव ठाकरे के बेटे, उन्होंने तो बहुत बड़े उस पर यूज किया सोशल मीडिया का। राज ठाकरे ने किया, दुष्यंत चौटाला ने किया। तो एक तो अर्बनाइजेशन दोनों राज्यों में शहरी इलाके बहुत हैं, महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी, और वहाँ काफी लोग यूथ का, चूंकि आजकल इतनी सस्ती हो गई हैं चीजें, तो इससे लोग कनेक्ट हुए काफी। सोशल मीडिया ने माहौल बनाने में, लोगों को रैलियों के बारे में सूचना देने में कई तरह से लोगों को कनेक्ट किया। तो ये
पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हुआ है और इफेक्टिव हुआ है। और इसके अलावा साथ में परिवार के लोग एक तरह से इस प्रचार में, और खास तौर पे हरियाणा या महाराष्ट्र को भी लेंगे क्योंकि शिवसेना के उसमें, कि परिवार के लोगों में परिवारवाद जो है ये प्रचार का एक जरिया, परिवारवाद भी काफी हावी रहा है। जी, पहली बार देखा कि देवीलाल फैमिली में से एक औरत निकल के आके चुनाव लड़ी, तो ये इनके वो भी है, इनके कुलदीप यहाँ- बिश्नोई की उनकी भी पत्नी है हाँ। चौधरी बीरेंद्र सिंह की वाइफ भी चुनाव लड़ रही हैं। तो ये पहले आपने देखा कि जो ट्रेडिशनल फ्यूडल सोसाइटी थी हरियाणा की, यहाँ उसमें देखा नहीं जाता था। औरतें कभी कभी जाके प्रचार में भाग लेती थी पर चुनाव नहीं लड़ती थी। तो ये एक पर्टिकुलर मेल फिफ्टम था जो वो उनके लिए लिमिटेड था। पर अब क्योंकि सिचुएशन नहीं तो जो है वो बढ़ गई है, नहीं तो इससे कुछ जरा जमीनी तौर पर क्या, जैसे महिलाओं को मोबिलाइज करने के लिए, या ये जो भूपिंदर सिंह हुड्डा की पत्नी, उन्होंने क्या ये लगता है कि महिला वोटों पर कुछ ज्यादा फोकस किया गया, कुछ ज्यादा कोशिश हुई है प्रचार की मेरे उनके ख्याल बीच में जो, क्योंकि सिचुएशंस जो है वो जब ज्यादा क्लोज हो जाती हैं, जब इलेक्शन में देखिए 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट या 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में असेंबली में छोटे छोटे इलाके होते हैं जहां पर थोड़े मार्जिन से आप देखेंगे इस बार जीत या हार होगी। तो हर पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाती है, उसमें औरतें भी, बच्चे भी, जो भी उनके पास माध्यम है उसको इस्तेमाल करके बहुत कांटे की लड़ाई में हर कांटे नुस्खा की- अपनाया गया। दोनों महाराष्ट्र और हरियाणा में हम देखेंगे कि बहुत कम मार्जिन से डिसीजंस होंगे हार और जीत के। तो इसलिए पार्टीज ने पूरा ताकत लगा दी। जी, बातचीत को भी यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।